हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री का जो टॉपिक सेकेंड यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, तो देखिए आज हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक प्रमुख देश था, वह था रूस। इसकी अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। उनकी आजीविका कृषि कार्य थी। तो देखिए रूसी क्रांति में दो महत्वपूर्ण घटना होती हैं। एक घटना फरवरी 1917 की क्रांति, जिससे इस क्रांति में राजशाही शासन का अंत होता है। दूसरी क्रांति अक्टूबर 1917 की क्रांति, जिसमें रूस की सत्ता समाजवादियों के कब्जे में आ जाती हैं। तो देखिए इसी अक्टूबर 1917 की घटना को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो ऐसी क्रांति क्यों हुई? क्रांति के समय रूस के सामाजिक राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सब बातों को जानने के लिए हम कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। तो देखिए रूसी साम्राज्य सन 1914 उसके आसपास की स्थितियों पर हम नजर डालेंगे। वहाँ आर्थिक ढांचा कैसा था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो देखिए रूस व उसके आसपास के पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। उस समय रूसी साम्राज्य जो वर्तमान रूस की राजधानी मॉस्को, फिनलैंड, लातविया, अजरबैजान, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस आदि प्रमुख रूसी साम्राज्य के अंग थे व ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूसी साम्राज्य में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की शाखा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी
को मानने वाले अधिक संख्या में यहाँ बहुमत में थे, लेकिन इसके अलावा भी रूसी साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम व बौद्ध धर्म के अनुयायी भी सम्मिलित थे। अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था व सामाजिक समाज। तो देखिए दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में ही रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। लगभग रूसी साम्राज्य में 85% जनसंख्या की जो आजीविका वो खेती पर निर्भर थी। तो देखिए 85% जनसंख्या खेती करती थी, लेकिन यूरोप के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। इसीलिए तो 19वीं सदी में रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। उस समय अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने की वजह से वहाँ कम उद्योग विकसित थे। केवल सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों में साथ साथ बड़े बड़े कारखानों में भी कार्य करते थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में प्रारंभ हुए थे, जब रूस की रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा व इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना व स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 ईस्वी तक आते आते कुछ इलाकों में तो कारीगरों व कारखाना मजदूरों की
संख्या लगभग एक समान हो चुकी थी। यानी जितने कारखानों में कारीगर काम करते थे उतनी ही मजदूरों की संख्या थी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों रूस में ज़्यादातर जो कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति के थे। इसके अलावा मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था, कार्य के घंटे भी अधिक थे, यानी अधिक काम करवाया जाता था, बदले में वेतन कम दिया जाता था। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखने के लिए सरकारी विभाग बड़े बड़े कारखानों पर, फैक्ट्रियों पर नज़र बनाए रखते थे ताकि उद्योगपति मजदूरों का शोषण कम करें। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में असफल थे। कारीगरों की इकाइयों व वर्कशॉपों में काम लगभग 15 घंटे तक करवाते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे तक ही काम करते थे। तो देखिए सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी उनके गहरे संबंध बनाए हुए थे। वे गांव में रहते थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से गांवों से शहरों में आकर निवास करने लगे। तो देखिए मजदूरों में भी योग्यता व निपुणता के आधार पर काफी अंतर था। इसके अलावा 1914 में फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में महिलाओं की संख्या 31% थी, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। यहाँ अपन कह सकते हैं कि पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले कईयों को आधी तो कईयों को 3/4 के अनुपात में मजदूरी मिलती थी। इसके अलावा मजदूरों के मध्य
जो पहनावे को लेकर के, व्यवहार को लेकर के साफ असर दिखाई देता था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी, जहाँ आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ये संगठन बहुत ही कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, यहाँ उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो उस समय ये मजदूर संगठन एकजुट होकर के मालिकों के खिलाफ हड़ताल भी कर देते थे। ऐसी हड़ताल 1896-97 के मध्य कपड़ा उद्योग को लेकर हुई। 1902 में धातु उद्योग में भी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन आपको पता है राजशाही शासन व्यवस्था में जो विशाल संपत्ति या जमीनों पर सामंतों, राजशाही व धार्मिक अनुयायियों के पास दबदबा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को त्याग दे तो किसान सामंतों व नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। लेकिन फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की जो किसान जनता वो फ्रांस के राजा का सम्मान करती थी। उसके नवाबों व सामंतों को जो सत्ता या जो अधिकार मिले थे वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी तथा जार के प्रति उनकी निष्ठा व सेवा के बदले में मिली थी। तो देखिए, फ्रांस के जो नवाब थे उन नवाबों का किसान सम्मान भी करते थे, साथ साथ नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। लेकिन रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन हड़प कर किसानों के मध्य बांट दी जाए, जिससे बहुधा वह लगान भी अदा नहीं करते।
थे। कई जगहों पर तो किसानों ने जमींदारों की हत्या भी कर दी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो रूस के किसान थे वह अपने अधिकारों को लेकर के सजग जागरूक थे। वह राजा या सामंत के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले देखा जाए तो अन्य किसानों से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने जो कम्यून या मीर कहते हैं उसको सौंप देते थे। फिर वही मीर प्रत्येक परिवार को उनकी ज़रूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांट देते थे। तो रूस के जो किसान थे वह यूरोप के किसानों से बिल्कुल ही अलग थे। जैसी ज़मीन व्यर्थ या बेकार पड़ी हैं उस ज़मीन को मीर को सौंप देते थे। मीर उस ज़मीन को जिस परिवार को ज़मीन की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उस परिवार को ज़मीन दे दी जाती थी। तो कल अपन पढ़ेंगे रूस में समाजवाद। आज इतना ही। धन्यवाद।